तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बिना समय गंवाते हैं हम शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वो क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लैब असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी है? भूगोल। सब्जेक्ट है अपनी भूगोल। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है। दोस्तों ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना आवश्यक होगा कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो पृथ्वी के कोर तक पहुंच पाई हो। जो कहाँ पर पहुंच पाई हो? पृथ्वी के कोर तक पहुंच पाई हो। ऐसी कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी। तो पृथ्वी की सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी का ये गोला है, मान लो ये एक गोला है पृथ्वी, ठीक है। ये तो पूरा व्यास हो गया, ठीक है। तो ये इसका आधा भाग है, यानी कि आधा भाग मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक जो एक भाग है वो कितना है? वो है यहाँ पर 6378 किलोमीटर। कितनी गहराई पर है? 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आप लोग पता लगा रहे हों, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि पृथ्वी के धरातल से यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक जाएंगे तो कितने किलोमीटर है? 6378 किलोमीटर है। और आज तक हम जो मनुष्य हैं वो लगभग कितने किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं? केवल 12 किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं। कितने किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं? केवल 12 किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं। आगे बात समझिए। और वो 12 किलोमीटर भी अपन लोग कहाँ पर पहुँचे? तो आर्कटिक महासागर में एक जगह है। कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में एक जगह है कोला। आर्कटिक महासागर में एक जगह का नाम है कोला। वहाँ पर हम केवल 12 किलोमीटर, पृथ्वी के अंदर केवल 12 किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं। तो अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त हुई है पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, वो लगभग अपूर्ण है। वो अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर पता लगाई गई है, ठीक है। तो आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत हैं हमारे पास, आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी स्रोत हैं हमारे पास, उन स्रोतों में सबसे पहले स्रोत हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन से हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरे हैं प्रत्यक्ष स्रोत। ऐसे स्रोत जिनसे प्रत्यक्ष रूप से पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। और ऐसे स्रोत जो अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जाता है, जिनकी जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि हाँ ऐसी जो संरचना है पृथ्वी के अंदर वो हो सकती है, उन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोतों में जो चीज़ें आती हैं, प्रत्यक्ष स्रोतों में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं माइनिंग। जैसे खनन कार्य किए अपन लोगों ने कहीं पर, ठीक है। तो खनन कार्य करते करते जैसे जैसे चट्टानें निकलेगी वो हमारे सामने रहेगी, हमारे प्रत्यक्ष रहेगी। तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ पृथ्वी अंदर से ऐसी है। तो जब खनन क्रिया करते हैं, जो अंदर दिखने वाली खनन क्रिया करने के दौरान अंदर दिखने वाली जो भी चट्टानें हैं उनसे हमें पता चलता है कि हाँ पृथ्वी की ये संरचना है अंदर से। तो खनन क्रिया जो क्या हो गई? एक प्रकार का प्रत्यक्ष स्रोत हो गई। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया। कौन सी क्रिया? ज्वालामुखी क्रिया। ये जो ज्वालामुखी क्रिया है ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत है। ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है कि जो ज्वाला होती है, जो लावा होता है, अंदर का मैग्मा होता है, वो क्या आता है? पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है। उससे पता चलता है कि हमें कि पृथ्वी अंदर से क्या है? पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जहाँ पर तरल लावा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। हर चीज़ वहाँ जा कर के मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष स्रोत में दूसरा ज्वालामुखी, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष स्रोतों में देखते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना अंदर से कैसी है? तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में है सबसे पहले पृथ्वी की गहराई पर जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं पृथ्वी के तापमान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहला क्या आ गया? तापमान। तापमान में बढ़ोतरी किस प्रकार होती है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर
32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना इस चीज़ को, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितने मीटर की गहराई पर जाने पर? 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष स्रोतों में क्या हो गया? तापमान। उसके बाद है नंबर 2 है उल्कापिंड। उल्कापिंड, अब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अंतरिक्ष से क्या आती हैं? उल्काएं आती हैं। तो जब ये उल्काएं पृथ्वी पर आकर के गिरती हैं तो उन उल्काओं का क्या किया जाता है? वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। तो पता चलता है कि उनसे कुछ जो उनकी जो संरचनाएं हैं, उनके अंदर जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो सेम टू सेम आकृतियाँ, सेम टू सेम जो संरचनाएं हैं वो भी पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो उल्कापिंड से भी अधिकतर जो स्रोत हैं, जो पृथ्वी की संरचना है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण से पता लगाया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है पृथ्वी के अंदर जो अपनी ओर हर चीज़ को खींचती है। और ऐसी चीज़ कौन सी हो सकती है? लोहा हो सकता है, फेरस, या फिर निकल हो सकता है। ये 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारी पदार्थ हैं, कहाँ पर पाए जा सकते हैं? कोर में पाए जा सकते हैं। कहाँ पर पाए जा सकते हैं? कोर में पाए जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी से ऊपर जाने वाली या बाहर से आने वाली प्रत्येक वस्तु किसकी ओर खींचती है? पृथ्वी के कोर की ओर खींचती है। किसके कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा है भूकंपीय तरंगे। सबसे ज़्यादा जो स्रोत माना जाता है वो भूकंपीय तरंगों का माना जाता है, क्योंकि ऐसी कई भूकंपीय तरंगे हैं जो तरल से गुजरती है, ठोस से नहीं गुजरती, जो तरल से नहीं गुजरती, ठोस से गुजरती है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बात होगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कैसे लगाया गया है। 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन और ज्वालामुखी। अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहला है तापमान, फिर बाहर से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण है, और इसके अलावा भूकंपीय तरंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? भूकंपीय तरंगे हम जब पढ़ेंगे, जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। अब हम जो आगे देखेंगे वो देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं हैं वो कितनी परतों में बांटी गई है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर की जो संरचनाएं हैं उसको पढ़ने के लिए हमें पृथ्वी को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 3 परतों में बांटना पड़ेगा। पृथ्वी को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? कितनी परतों में बांटना पड़ेगा? 3 परतों में बांटना पड़ेगा। और वो 3 परतें कौन सी है? पहली परत है क्रस्ट। कौन सी है? क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी भी कहते हैं। दूसरा है मेंटल। ठीक है, इसे हिंदी में प्रावार भी कहते हैं। प्रावार। तो आप लोग प्रावार याद मत रखिएगा, आप लोग केवल मेंटल याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दी जाएगी। और ये भी याद रखना कि इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, इंग्लिश का ही जो होगा क्वेश्चन उसे ही सही माना जाएगा। और तीसरा है कोर। तीसरा क्या है? कोर। तो पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती है? कितनी परतों में बांटा गया है पृथ्वी की जो संरचना को? उसे कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। क्रस्ट, भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट होती क्या है। देखो, क्रस्ट होती है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। ये क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के रूप में किसे जाना जाता है? क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी जो मोटाई होती है, वो होती है 30 से 50 किलोमीटर के आसपास। 30 से 50 किलोमीटर के आसपास होती है। क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 30 से 50 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये जो मोटाई है वो महासागरों पर अलग पाई जाती है और महाद्वीपों पर अलग पाई जाती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई,
तो पृथ्वी पर ये तो महाद्वीप महासागर हो गए और ये महाद्वीप हो गए, तो महाद्वीपों की मोटाई भी ज़्यादा होगी, ठीक है, महासागरों की मोटाई भी कम होगी, तो ये क्रस्ट हो गई मान लो। तो अब आप लोग देखते हैं कि महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अलग है और महासागरों पर इसकी मोटाई अलग है। तो महाद्वीपों पर जो मोटाई है वो महासागरों से ज़्यादा होगी, क्योंकि महाद्वीप क्या है, ऊंचे उठे हुए भाग है और महासागर नीचे भाग है जिन पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो महासागरीय जो क्रस्ट होगी वो पतली होगी, ठीक है, महासागरीय क्रस्ट पतली होगी और महाद्वीपीय जो वो जो महाद्वीपीय जो होगी क्रस्ट वो क्या होगी, मोटी होगी, ठीक है। आ गई बात समझ। महाद्वीपीय जो क्रस्ट होगी वो मोटी होगी और महासागरीय जो क्रस्ट होगी वो क्या होगी, पतली होगी। महासागरों की जो क्रस्ट होती है उसकी मोटाई होती है 5 से 30 किलोमीटर के आसपास। कितनी मोटाई होती है, महासागरों की जो क्रस्ट होती है उसकी मोटाई होती है 5 से 30 किलोमीटर और महाद्वीपों पर जो होती है उसकी मोटाई होती है 70 से 100 किलोमीटर। 70 से 100 किलोमीटर। मैंने कितनी बताई थी, 30 से 50 किलोमीटर बताई थी। कहीं कहीं पर ये मोटाई 30-70 से 100 मीटर होती है। जैसे अपने लोगों का जो हिमालय पर्वत भी तो क्रस्ट की श्रेणी में आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के अंदर है, वो पृथ्वी के बाहर है। तो हिमालय क्षेत्र में जो मोटाई मिलेगी वो अपने लोगों को कितनी मिलेगी, 70 से 100 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, ठीक है। तो महाद्वीपों पर मोटाई ज़्यादा होती है, महासागरों पर मोटाई कम होती है क्रस्ट की। ये बात या आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब एक चीज़ पता लगाते हैं, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को इसमें। अब पृथ्वी है, पृथ्वी अपने आप में क्या है, 100% है। पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की जो भी उसमें पदार्थ हैं वो क्या है, 100% है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट होगी वो पृथ्वी के जो उसका जो आयतन है, पृथ्वी का जितना भी आयतन है उस आयतन का क्रस्ट केवल कितना प्रतिशत है, 0.5 से 1% के लगभग है। क्रस्ट कितनी है, 0.5 से 1% के आसपास है, ठीक है। इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये क्रस्ट भी कितनी भागों में बटी हुई है, 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है। एक होती है ऊपरी क्रस्ट और एक होती है निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट कौन सी होती है, जो महाद्वीपीय भागों की क्रस्ट होती है उसे ऊपरी परत कहते हैं, ठीक है। और जो महासागरों के निचले वाली भाग होता है, ठीक है, तो महासागरों के नीचे वाली जो परत होती है उसे कहते हैं निचली परत, निचली क्रस्ट। आ गई बात समझ में, निचली क्रस्ट। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ये दोनों ऐसा तो है नहीं कि एक परत यहाँ पर है और एक परत यहाँ पर है, दोनों एकदम से अलग हो गए। इनके बीच में कुछ संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो 2 परतों के बीच में संक्रमण जो क्षेत्र पाया जाता है उससे बोलते हैं असंबद्धता। क्या बोलते हैं, असंबद्धता। क्या बोलते हैं, असंबद्धता। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो भी असंबद्धता पाई जाती है उसे बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड असंबद्धता लेब असिस्टेंट में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनार्ड असंबद्धता कहाँ पर पाई जाती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, ठीक है। अब जो निचली क्रस्ट है उसके नीचे एक परत और पाई जाती है, उसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसी मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है वो गाढ़ी तरल अवस्था में होता है, ठीक है। गाढ़ी तरल अवस्था में, गाढ़ी तरल अवस्था। और इस गाढ़ी तरल अवस्था के कारण यहाँ पर जो है वो मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। और इस भाग को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। कौन सा स्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो अब आप लोगों को पूछा जाए कि मैग्मा कहाँ से आता है, तो एस्थेनोस्फीयर से आता है, ठीक है। मैग्मा चैम्बर किसे कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैग्मा चैम्बर एस्थेनोस्फीयर को कहा जाता है। कहाँ पर होता है, निचली क्रस्ट के नीचे और मेंटल का ऊपरी भाग। तो अब आप लोग ये पता लगा लेंगे कि निचली क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, ये दोनों भी किसी न किसी असंबद्धता से अलग हो रहे होंगे। तो इनके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे बोलते हैं मोहोरोविक
असंबद्धता। क्या बोलते हैं? मोहरोविक असंबद्धता। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाती है? मोहरोविक असंबद्धता। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्रस्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अरे यार ये शाही खत्म हो गई इसकी। एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। क्रस्ट पढ़ रहे थे अपन, तो क्रस्ट के बारे में और बताता हूँ। देखो, क्रस्ट की जो बाहरी सतह है, क्रस्ट की जो बाहरी सतह है वो बनी है आपकी अवसादी चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से। और इसका जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग, क्रस्ट का जो आंतरिक भाग है वो आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय व कायांतरिक चट्टानों से। आग्नेय व कायांतरिक चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो बाहरी भाग है, यानी कि इसमें जो आग्नेय चट्टानें हैं और कायांतरिक चट्टानें हैं, उनका प्रतिशत कितना है? तो अवसादी चट्टानें 5% पाई जाती हैं। क्रस्ट में अवसादी चट्टानें कितनी है? 5% है। और बाकी 95 जो % है वो कौन सी है? आग्नेय व कायांतरिक चट्टानें। यानी अवसादी चट्टानों का जो मिश्रण है, जो परत है, वो केवल क्रस्ट की बाहरी सतह पर है, जहाँ पर अपन लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टानें टूट करके क्या बनती है? और जो अवसादी चट्टानें बनती है। इसलिए पृथ्वी की केवल ऊपरी सतह पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्रस्ट का केवल 5% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और बाकी 95 जो % भाग है वो आग्नेय चट्टानों से और कायांतरिक रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। कौन से तत्व हैं? सिलिका व एल्यूमिनियम। सिलिका व एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, तो इन दोनों को मिलाकर के बनता है सियाल। सियाल क्या बनता है? सियाल। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल कहा जाता है। ये वर्गीकरण किसने दिया था? ये स्वेस महोदय ने ये वर्गीकरण दिया था। रासायनिक दृष्टि से स्वेस महोदय ने ये वर्गीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने क्रस्ट को क्या कहा था? सियाल कहा था। मेंटल को उन्होंने सीमा कहा था और कोर को उन्होंने नीफे कहा था। तो ठीक है, क्रस्ट में ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। और सियाल भी लगभग किसे कहा जाता है? महाद्वीपीय जो क्रस्ट होगी, महाद्वीपीय जो क्रस्ट होगी उसे ही अधिकतर क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। जो महासागरीय जो क्रस्ट होती है वो किसकी श्रेणी में आती है? सीमा की श्रेणी में आती है। मतलब उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो महासागरीय क्रस्ट है वो किसकी बनी होती है? बेसाल्टिक लावा की बनी होती है। वहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए सीमा का कुछ भाग महासागरीय जो क्रस्ट होती है उसमें भी आता है। आगे बात समझ। अब देखते हैं क्रस्ट का घनत्व कितना है। क्रस्ट का घनत्व कितना है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। घनत्व में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ेगा और नीचे से जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, तरल प्रभाव में थी। तो जो भी भारी पदार्थ थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? नीचे की तरफ, कोर की तरफ चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ आ गए। जैसे पानी देख लो, पानी में हल्के पदार्थ होते हैं वो तैरते हैं क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और उस हल्के पदार्थ का घनत्व कम होता है। इसलिए जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर रहता है और भारी घनत्व वाला पदार्थ क्या होता है? नीचे चला जाता है। तो घनत्व सिलिका और एल्यूमिनियम का जो
भाग है, एल्यूमिनियम और सिलिका हल्के पदार्थ हैं, तो ये क्या हो गए, ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसका घनत्व भी क्या होगा, इतना ही होगा। तो इसका घनत्व कितना है, 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम है घनत्व, 2.8 ग्राम, ठीक है। तो क्रस्ट का घनत्व आप लोग याद रखना, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इस घनत्व में क्या होगी, बढ़ोतरी होती चलाई गई, मतलब ये परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। यह हो गया आपके बारे क्रस्ट के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन मेंटल के बारे में, अब पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। तो चलिए मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 मेंटल, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग मैंने बताया था, मेंटल को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी मेंटल, कौन सा मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, निचला मेंटल, ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट, अपन लोगों ने क्या पढ़ी थी अभी, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। उस असंबद्धता का नाम है मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। ऊपरी मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था, वो भी गाढ़ी तरल अवस्था। पूरा मेंटल वैसे तो तरल अवस्था में है, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी भाग है वो कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में, और उसे ही कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और मैग्मा यहीं से आता है, पृथ्वी पर मैग्मा कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर से आता है। तो जब भी आप लोगों को पृथ्वी का मैग्मा चेंबर पूछा जाए तो पृथ्वी का मैग्मा चेंबर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसकी जो गहराई होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है ये देखते हैं, ठीक है। इसकी गहराई देखते हैं, इसकी मतलब इसकी जो गहराई है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसकी गहराई होती है मोहो असंबद्धता से, मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ऊपरी मेंटल में हम कैसे कैसे शामिल करते हैं, ऊपरी मेंटल में हम 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के आसपास शामिल करते हैं, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर का कुछ भाग तरल है, जैसे ये गाढ़ी तरल अवस्था में एस्थेनोस्फीयर, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, और बाकी जो अपना है वो क्रस्ट है, ठीक है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर मतलब जो बाहरी कोर है उसका बाहरी हिस्सा। तो मेंटल की जो गहराई है वो मेंटल कहाँ से कहाँ पाया जाता है, तो मोहो असंबद्धता से कोर तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, कोर तक। और कोर कहाँ से शुरू होती है, 2900 किलोमीटर से शुरू होती है। ऊपरी मेंटल का घनत्व क्या होता है, ऊपरी मेंटल का घनत्व, मेंटल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो कितना है, वो है 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो कितना है, 4.3 ग्राम, ये 38 नहीं है, ये ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि जिसकी गहराई कितनी है, 200 से 700 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल की गहराई कितनी है, 200 से 700 किलोमीटर। जो ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक, उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर इसके अंदर ही आता है, ठीक है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर में आता है, और एस्थेनोस्फीयर को क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। ऊपरी मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं निचला मेंटल। क्या पढ़ते हैं, निचला मेंटल। मेंटल याद रखना है, मेंटल हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मेंटल का जो निचले मेंटल का जो घनत्व है वो 5.5 से लेकर के 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है, ठीक है। ये इतना क्यों है, क्योंकि जैसे 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 आप लोग नीचे जाओगे घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। तो 700 किलोमीटर तक घनत्व कितना पाया गया,
4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, तो निचला मेंटल कहाँ से शुरू होता है? 700 किलोमीटर से होता है। निचला मेंटल कहाँ से शुरू होता है? 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक शुरू होता है। 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो 700 किलोमीटर से स्टार्ट होंगे, 5.5 ग्राम से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे 2900 किलोमीटर तक पहुँचेंगे, वैसे वैसे घनत्व कितना हो जाएगा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब निचली जो क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती थी उसे क्या बोल दिया? असंबद्धता। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में भी तो एक असंबद्धता पाई जाती है। उस असंबद्धता का नाम है रेपिटी असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता? रेपिटी असंबद्धता। रेपिटी असंबद्धता। मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दूंगा कि कौन सी असंबद्धता कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? रेपिटी असंबद्धता। एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, उस ट्रिक को याद रखना। को मो रे गु ले, कोमोरे गुले, ये याद रखना। कोमोरे गुले, ये याद रखना। बस केवल आप लोग इस ट्रिक को याद रखना और सारी जो असंबद्धताएं हैं वो आप लोगों को याद हो जाएगी। ये असंबद्धता वाली जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है? रेपिटी असंबद्धता है। कहाँ से कहाँ तक निचला मेंटल, कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 700 से 2900 किलोमीटर के पास। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर मैंने बता दिया, मैग्मा का मुख्य स्रोत या मैग्मा चैम्बर का दूसरा नाम ही क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो मेंटल है वो पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्रस्ट कितनी थी? पृथ्वी के आयतन का 0.5% से 1% तक। अब मेंटल है वो पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? 15% के आसपास है। कितना प्रतिशत है? 15% के आसपास। 15% नहीं, यह है 84%। कितना प्रतिशत है? 84%। 15% तो कोर है। ठीक है, 15% कोर है, 1% 0.5 से 1% क्रस्ट है, और 84% क्या है? अपना मेंटल है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के सामने। पहले कोर को समझ लेते हैं, फिर डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, 2 परत अपन लोगों ने पढ़ ली। अब तीसरी परत है कोर। तीसरी परत कौन सी है? कोर। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, सबसे आंतरिक परत। ठीक है, इसके भी 2 भाग हैं, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 2900 किलोमीटर, जहाँ पर मेंटल ख़त्म होता है ना, वहाँ से लेकर के, और 6371 किलोमीटर, 6371 जो लास्ट पॉइंट है त्रिज्या का पृथ्वी के अंदर, वहाँ तक ये पाई जाती है। यार ये क्या आ रहा है बीच में? 6371 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ये पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? 15% है। कोर पृथ्वी के आयतन का 15% है, मेंटल पृथ्वी के आयतन का 84% है, और क्रस्ट पृथ्वी के आयतन का 1% है। 1% याद रखना आप लोग, 0.5 से 1%। ठीक है, अब जहाँ पर मेंटल ख़त्म होता है, वहाँ से कोर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेंटल का कौन सा भाग? निचला भाग। मेंटल का कौन सा भाग? निचला भाग। और कोर का कौन सा भाग? ऊपरी भाग। इसका मतलब निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, और उस असंबद्धता का नाम है, मैंने आप लोगों को बताया था, कोमोरे गुले। ट्रिक बताई थी। तो रे तो आ गया था, रेपिटी तो आ गया था, अब कौन सा बचा था? गुले। ठीक है, तो गुले से ले से दूसरा आएगा, और गुले से गुटेनबर्ग।
असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता? लेहमन असंबद्धता। निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में लेहमन असंबद्धता। आ गई बात समझ में? एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, कोर में जो मुख्य पदार्थ हैं वो कौन से हैं? निकल और फेरस। निकल और फेरस, इसीलिए निकल से लिया नी और फेरस से लिया फे। इसीलिए कोर को क्या बोलते हैं? नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। कोर को क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। मेंटल में क्या था? मेंटल में सिलिका थी, याद रखना, मैं बताया नहीं, सिलिका थी प्लस मैग्नीशियम था। क्या था? मैग्नीशियम। इसीलिए मेंटल वाले भाग को क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। मेंटल वाले भाग को सीमा कहते हैं, कोर वाले भाग को नीफे कहते हैं और क्रस्ट वाले भाग को सियाल कहते हैं। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखनी है, दो कोर बताई थी मैंने, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर की जो अवस्था है वो द्रव अवस्था की है। बाह्य कोर की अवस्था क्या है? द्रव अवस्था है। यानी कि बाह्य जो कोर है, दो कोर है।